वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर, जिसमें हमने कल बात की थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हमने जनरल बात की थी, उसी में हमने डेनियल सेल की बात की थी। उसी को आगे बढ़ाते हैं आज हमने कल डेनियल सेल के बारे में बात की थी। उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था उसमें इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव और इस इलेक्ट्रोड विभव में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोड विभव से अपना सीधा मीनिंग क्या था कि या तो धातु से धातु आयन, या फिर कह सकते हैं धातु आयन से धातु में परिवर्तन जब होता है तो उस समय इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होता है, उस विभव को हमने नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रोड विभव। फिर हमने ये देखा था इलेक्ट्रोड विभव के दो भाग हैं, एक तो ऑक्सीकरण विभव या एनोड विभव। पहला था आपके ऑक्सीकरण विभव, या आप कह सकते हो एनोड विभव भी इसको। और दूसरा देखा था हमने इसमें अपचयन विभव या कैथोड विभव। अपचयन विभव या कैथोड विभव, ये दोनों देखा था हमने। अब बात करें यदि इन दोनों की हम, तो देखो इनमें ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या है, जब ऑक्सीकरण हो, सेल में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पर यदि ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, जैसे धातु से धातु आयन बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जब किसी इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो इस ऑक्सीकरण की क्रिया में जो विभव उत्पन्न होगा, उस विभव को ऑक्सीकरण विभव या एनोड विभव कहते हैं। इसी प्रकार अपचयन विभव की बात करें, कैथोड विभव की, तो धातु आयन से धातु में परिवर्तन की क्रिया, या ऐसे नहीं बोल, सीधा बोलते हैं कि सेल में इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो, और अपचयन जब होता है तो इस अपचयन की क्रिया में जो विभव उत्पन्न होता है, उस विभव को ही अपचयन विभव या कैथोड विभव कहते हैं। यहां तक कल हमने अध्ययन किया था बच्चों, यह था आपके इलेक्ट्रोड विभव। तब देखो इस इलेक्ट्रोड विभव में ही हम बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव की, मानक इलेक्ट्रोड विभव, धातु के इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं वो मोस्टली मानक परिस्थितियों में लिखे जाते हैं, इसलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। बच्चों इलेक्ट्रोड विभव जो भी पढ़ा हमने, धातु से धातु आयन या धातु आयन से धातु में परिवर्तन की क्रिया जोड़ ली, वो इलेक्ट्रोड विभव है। और उसमें जैसे मानक शब्द आ गया, स्टैंडर्ड शब्द आ गया, तो यह मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या है, आपके 298 केल्विन टेम्परेचर एवं 1 एटीएम दाब, एवं 1 एटीएम दाब। टेम्परेचर तो कितना दिया हुआ है, 298 केल्विन, और दाब कितना दिया हुआ, 1 एटीएम। इस टेम्परेचर को आप चाहो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में लिख सकते हो। यानी जब आपको जो सेल है, उस सेल में आपने परिस्थितियां कौन सी है, स्टैंडर्ड परिस्थितियां ली आपने, कंडीशन जो रखी है। और स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो आपके टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, और दाब होना चाहिए 1 एटीएम। तो जो सेल में ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया हो रही है, वो यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप और 1 एटीएम दाब पर होती है, तो उस कंडीशन में जो विभव उत्पन्न होता है, उस विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप एवं 1 एटीएम दाब पर किसी सेल में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव या धातु से धातु आयन में बदलाव के दौरान उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है।
तो इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव में अंतर क्या है? इलेक्ट्रॉन विभव किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है वो मानक परिस्थितियों में विभव माना जाता है बच्चों। तो ये होता है आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब जो मानक इलेक्ट्रोड विभव की उपयोगिता देखते हैं अपने, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है इसकी क्या देखते हैं? उपयोगिता। तो इसकी उपयोगिता की बात करें तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान दिया हुआ है उस मान से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी धातु किस दूसरी धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जैसे देखो अपने पास Zn जो होता है बच्चों, Zn के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, Zn के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो होता है माइनस में 0.76 वोल्ट। और अगर ये बात कॉपर के लिए करें तो कॉपर के लिए होता है आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस में 0.34 वोल्ट। तो इन दोनों के मान को देखकर आप ये बता सकते हो कि इनमें से कौन सी धातु किस धातु के आयनों को उसके विलयन में से विस्थापित करेगी और कौन सी नहीं करेगी। तो पता कैसे करना है? ये तो आपको दिया हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब उपयोगिता की बात करें तो वो तो ध्यान रखना, जिस धातु के लिए जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम या ऋणात्मक होता है, कम या ऋणात्मक होता है, वह धातु अपने से उच्च मानक इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है। मतलब आपको दो धातुएं दी हुई है तो उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव चेक करने, और जिस धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान नेगेटिव है, दूसरी धातु की तुलना में कम है, तो इसका मतलब यह है कि वह धातु अपने से ज्यादा मान पॉजिटिव मान वाली धातु के विलयन में से उसके आयनों का विस्थापन कर देगी। जैसे आपको अगर ये कहा जाए कि अगर मैं जिंक सल्फेट की क्रिया कॉपर के साथ कराऊं तो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, और एक ये कहा जाए कि कॉपर सल्फेट की क्रिया यदि मैं जिंक के साथ करूं तो अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो देखो जिंक के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया हुआ है? नेगेटिव में दिया हुआ है, और कॉपर के लिए कितना दिया हुआ है? पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव मान या कम मान किसका है? जिंक का। यानी जिंक धातु कॉपर के आयनों को उसके विलयन में से विस्थापित कर देगी। याद रखो ये जिंक धातु इस कॉपर सल्फेट में से, तो अपनी ये अभिक्रिया हो जाएगी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर आयन, ये अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर ये अभिक्रिया दी हुई है जिंक सल्फेट की क्रिया अगर आप कॉपर से करोगे तो अब कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड विभव क्या ज्यादा है और जिंक का क्या कम, मतलब कॉपर विस्थापित नहीं कर पाएगी, तो यहाँ अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो यह आपकी इसकी सबसे ज्यादा या कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है, इस मानक इलेक्ट्रोड विभव की एक उपयोगिता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव तो क्या है? इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया में उत्पन्न विभव, लेकिन उसमें शर्त क्या है? परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड होनी चाहिए कंडीशन अपने। और स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो उस कंडीशन में इनकी उपयोगिता देखें तो दो धातुएं दी हुई है, उनमें से जिस धातु के लिए ई नोड आपके इनमें नोड लगा देते हैं जो मानक परिस्थितियों के लिए, जिस धातु के ई नोड का मान नेगेटिव या ऋणात्मक अर्थात दूसरी धातु की तुलना में कम है, तो वो अपने से उच्च मान वाली धातुओं को उनके विलयनों में से आसानी से विस्थापित कर देगी। या इसको ऐसे समझो, आप ये भी कह सकते हैं कि दो धातुएं दी है जैसे कॉपर और जिंक, दोनों के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है, एक का मान नेगेटिव और एक का पॉजिटिव। अब आपसे पूछ रहे
इन दोनों धातुओं की सहायता से अगर आपको विद्युत रासायनिक सेल बनाना है तो एनोड कौन बनाएगा और कैथोड कौन बनाएगा? तो बच्चों एनोड वो बनाएगा जिसका ऑक्सीकरण होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा मतलब उसके मानक इलेक्ट्रोड का मान नेगेटिव, तो जिंक तो एनोड बनाएगा, और कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड का मान क्या है? पॉजिटिव, मतलब ये कैथोड बनाता है। तो ये होता है बच्चों आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की उपयोगिता। ठीक है, तो देखो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप, परिभाषा के स्क्रीनशॉट के बाद ये आप इसके उपयोगिता को समझने के लिए ये भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये होता है बच्चों आपके मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव के बाद बात करते हैं हम कोई भी अपनी जो सेल है उस सेल का निरूपण। सेल निरूपण, सेल निरूपण, सेल निरूपण का मतलब क्या है? सेल में जो दो अर्ध विक्रियाएं होती है, अर्ध सेल बनते हैं अपने, किसी भी सेल में दो अर्ध विक्रियाएं होती है। एक तो होती है ऑक्सीकरण अर्ध विक्रिया, एक तो होती है ऑक्सीकरण अर्ध रिएक्शन, और एक होती है बच्चों आपके अपचयन अर्ध रिएक्शन। ये दो अर्ध रिएक्शन जो हो रही है, इन अर्ध रिएक्शन को प्रदर्शित करना सेल निरूपण में। और अगर बच्चों जिस सेल का आप निरूपण कर रहे हो उस सेल में यदि आपने लवण सेतु का भी प्रयोग किया है तो लवण सेतु को प्रदर्शित करने के लिए दो सीधी रेखाएं या खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखो सेल निरूपण में करना क्या है? किसी भी सेल में ऑक्सीकरण अर्ध रिएक्शन और अपचयन अर्ध रिएक्शन को दर्शाया जाता है, और दर्शाने का तरीका क्या होगा? ये दो खड़ी रेखाएं ले ली आपने लवण सेतु के लिए। आपके लेफ्ट साइड की बात करें या कह सकते हैं बाईं ओर, तो इधर लेते हैं बच्चों सदैव एनोड। लेफ्ट साइड या बाईं ओर सदैव एनोड इलेक्ट्रोड को लेते हैं, और एनोड पर जो अभिक्रिया लिखोगे वो लिखोगे आप ऑक्सीकरण रिएक्शन। और दूसरी तरफ राइट साइड या कह सकते हैं दाईं ओर आप कैथोड इलेक्ट्रोड होता है दाईं ओर वाला, जिस पर आपको अपचयन अभिक्रियाओं को निरूपित करना होता है। तो किसी सेल में लवण सेतु को दो खड़ी रेखाओं से प्रदर्शित कर देते हैं, और लवण सेतु के बाईं ओर या लेफ्ट साइड में एनोड इलेक्ट्रोड मानते हैं बाईं ओर को, और इस एनोड इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अर्ध रिएक्शन को लिखते हैं, जबकि दाईं ओर या राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है, और कैथोड पर बच्चों अपचयन अर्ध रिएक्शन को लिखा जाता है। तो ये होता है बच्चों आपके सेल का निरूपण करने का तरीका। जैसे देखो एक अभिक्रिया लिखते हैं और उस अभिक्रिया के लिए आपको सेल का निरूपण करना है। जैसे ये अपने पास जैसे Zn, इसकी क्रिया करवाई आपने Zn की कॉपर के साथ आयनिक रूप में, तो यहां पर क्या होगा? ये अभिक्रिया दी हुई आपको। अब इन अभिक्रियाओं में ठोस पदार्थ जो होता है कोई धातु जिसके आप छड़ ले रहे हो इलेक्ट्रोड ठोस अवस्था में, तो उनकी सांद्रता सदैव समान या इकाई होती है, और इनकी आपको कुछ सांद्रताएं दी हुई हो सकती है, आयनिक अवस्था में कई बार नहीं दी होती है। अब बोलते हैं कि दी हुई रासायनिक अभिक्रिया के लिए सेल का निरूपण करो, तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये देखना है कि इस दी हुई रासायनिक अभिक्रिया में किस पदार्थ का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका क्या हो रहा है? अपचयन। तो देखो यहाँ जिंक धातु ठोस अवस्था में दी हुई है, और जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लिया? Zn2+। भाई जिंक यहाँ पर कोई आवेश नहीं है और इधर उत्पाद में जिंक पर आवेश आ गया, इसका मतलब जिंक धातु ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसका मतलब उसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो यह आपके ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अर्ध रिएक्शन, अर्ध रिएक्शन। और ये आपके देखो यहाँ पर कॉपर आयनिक रूप में है, और यहाँ पर कॉपर आयनिक रूप से कॉपर ठोस अवस्था में बदल गया, इसका मतलब कॉपर ने पुनः इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? अपचयन अर्ध रिएक्शन। यह आपके अपचयन अर्ध रिएक्शन है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? सेल निरूपण। तो मोस्टली
जो आपके डेनियल सेल होते हैं या विद्युत रासायनिक सेल, जिन्हें गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं, जो वैज्ञानिक को नाम रखे गए, तो उनमें लवण सेतु प्रयुक्त होता है। तो ये लवण सेतु ले लिया। लवण सेतु में अपने लेफ्ट साइड जो है वो कौन है, एनोड, और राइट साइड में जो है वो कौन है, कैथोड। तो एनोड पर ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया को लिख दो और कैथोड पर अपचयन अर्धविक्रिया को। तो देखो ऑक्सीकरण अर्धविक्रिया की बात करें तो ये Zn है, ओब्लिक Zn 2+ में बदल रही है। इनकी अगर सांद्रताएं दी हो तो बच्चों सांद्रताओं को भी दर्शाया जाता है। और कैथोड में तो कॉपर आयन है आपके, कॉपर आयन किसमें बदल रहा है, कॉपर धातु में। तो ये आपके क्या हो गया, सेल का निरूपण। तो इस प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के सेल का निरूपण किया जाता है। लो देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट। अब बात कर लेते हो जो सेल निरूपण के बाद का हमने टॉपिक पढ़ा था लवण सेतु। तो लवण सेतु की ही बात कर लेते हैं। लवण सेतु, तो बच्चों कल हमने देखा था लवण सेतु क्या था, एक उल्टे यू आकार की कांच की नलिका, उल्टे यू आकार की कांच की नलिका, कांच की नलिका। पहली चीज, लवण सेतु आपको एक उल्टे यू आकार की कांच की नलिका के रूप में मिलती है। और इस कांच की नलिका जो होती है, इस कांच की नलिका में KCl या KNO3 या आपके अमोनियम नाइट्रेट इस प्रकार के संतृप्त विलयन भरे होते हैं। संतृप्त विलयन जो कार्य किसका करते हैं, अक्रिय विद्युत अपघट्य। तो लवण सेतु के बारे में पूछ लेगी, लवण सेतु क्या है, तो उल्टे यू आकार की कांच का नलिका होती है या कांच की नलिका होती है जिसमें KCl, KNO3, NH4NO3 जैसे पदार्थों का संतृप्त विलयन भरा होता है। ठीक है। अब बच्चों इसके कार्य पूछ ले, इसका कार्य पूछ सकता है, एक बार पूछा हुआ भी अपने बोर्ड एग्जाम में लवण सेतु के कार्य। तो बच्चों सबसे पहले देखो, आप लवण सेतु को प्रयुक्त क्यों करते हो, जो अपने डेनियल सेल में दो पात्र लिए थे, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के, उन दोनों पात्रों को आपस में जोड़ने के लिए, यानी परिपथ को पूर्ण करने हेतु। तो पहला कार्य परिपथ को पूर्ण बनाने हेतु, परिपथ पूर्ण करने के लिए लवण सेतु का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और बच्चों इसका दूसरा कार्य होता है विद्युत उदासीनता बनाए रखना। परिपथ में विद्युत उदासीनता बनाए रखना। ये दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं बच्चों अपने लवण सेतु के। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो दे इसके भी। अब बच्चों हमने मानक इलेक्ट्रोड को देख लिया, सेल का निरूपण भी देख लिया और लवण सेतु देख लिया। अब होता क्या, अपने एक चीज देखते हैं, सेल विभव। एक होता है आपके सेल विभव, या आप कह सकते हो विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, सेल विभव या विद्युत वाहक बल। और एक देखते हैं विभवांतर। ये दो पद देखते हैं, एक तो सेल विभव देखते हैं और एक देखते हैं विभवांतर। तो दोनों पदों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो सेल विभव और विद्युत वाहक बल। तो देखो दोनों विभवांतर में तो जैसे नाम से पता चल रहा है विभव का अंतर। अब किसी सेल में विभव का अंतर से मतलब क्या है, तो सेल में अपने पास दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड। तो दोनों पर परिवर्तन होगा ऑक्सीकरण अपचयन में, और परिवर्तन में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू आ रही है, जो विभव उत्पन्न हो रहा है, उसका अंतर होता है।
और बच्चों जो विभवांतर है सेम वही चीज सेल विभव भी है। सेल विभव या विद्युत वाहक बल भी क्या होता है, अपना जो सेल है उस सेल में एनोड और कैथोड पर जो विभव उत्पन्न हुआ है उस विभव का अंतर ही क्या होता है, सेल विभव या विद्युत वाहक बल। लेकिन दोनों अगर सेम है तो फिर दो पदों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इनमें कुछ तो अंतर है, तो वो अंतर क्या वो देखते हैं। तो बच्चों अपने बात करें सेल विभव या विद्युत वाहक बल की, तो जब परिपथ खुला होता है, खुला होता है और परिपथ खुला है इसका मतलब उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो जब परिपथ खुला होता है अर्थात परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है उस समय इलेक्ट्रॉनों पर उत्पन्न विभवों का अंतर या विभवांतर भी बोल सकते हो, सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब विद्युत वाहक बल या सेल विभव का मापन तब किया जाता है जब सेल जो है उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, उस समय इलेक्ट्रॉनों के विभवों का अंतर जो होता है वो बच्चों आपके सेल विभव होता है। लेकिन जब विभवांतर की बात करें तो विभवांतर जब परिपथ बंद होता है, और जब बच्चों परिपथ बंद होता है इसका मतलब धारा का प्रवाह हो रहा है, बंद होता है अर्थात परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, उस समय इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है, अंतर विभवांतर कहलाता है। ये बच्चों दोनों में मेन अंतर है। तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल या सेल विभव में अंतर क्या है, तो सेल विभव या विद्युत वाहक बल का मापन करते समय परिपथ खुला होता है, यानी परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। और जब विभवांतर का मापन करते हैं तो परिपथ बंद होता है अर्थात धारा का प्रवाह होता है। ठीक है बच्चों, अपने विभवांतर टॉपिक इतना ही है। अब बात करते हैं सेल विभव के कुछ और गुण देख लेते हैं। तो देखो इसके गुणों की बात करें सेल विभव की, तो सेल विभव को ई सेल से दर्शाते हैं, ई सेल से दर्शाते हैं, ई सेल से, तथा विद्युत वाहक बल को ईएमएफ से दर्शाते हैं, ईएमएफ से दर्शाते हैं। दोनों होते सेम ही है लेकिन इनको दर्शाने के लिए अलग अलग पदों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको अगर निकालना है क्या, इस सेल निकालना है तो सूत्र लिख सकते हो आप, ई सेल बराबर ई दायां माइनस ई बायां।
और बच्चों भी हमने सेल का निरूपण किया था। उस सेल निरूपण में आपने देखा था, आपने ई दाया क्या लिया था, तो देखो जो ई सेल बराबर दाईं ओर जो इलेक्ट्रोड होता है राइट हैंड साइड में वो होता है कैथोड। तो ई कैथोड माइनस होता है बच्चों आपके ई एनोड। ये बच्चों आपके सेल विभव होता है, जिसकी सहायता से हम सेल के विभव का मापन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये सेल विभव रूपांतर हो गया बच्चों। अब अपने सेल विभव का उपयोग करने के लिए, जैसे आपको किसी सेल का विभव ज्ञात करना है, एक डेनियल सेल लिया था हमने, डेनियल सेल का आपको जैसे मान लो विभव ज्ञात करना है, डेनियल सेल का सेल विभव निकालना है, और आपको दिया गया है कि जो आपके जिंक इलेक्ट्रोड है उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है -0.7 वोल्ट, और कॉपर जो इलेक्ट्रोड है उस कॉपर इलेक्ट्रोड के विभव का मान जो होता है वो होता है बच्चों आपके 0.34 वोल्ट। आपसे कहा जाए इस सेल के लिए आपको सेल विभव निकालना है, तो बच्चों देखो ये तो पता चल गया, जिसके लिए इनोड का मान या कह सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव का मान नेगेटिव है वो तो क्या एनोड बनाएगा, और जिसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान पॉजिटिव हो क्या बनाएगा कैथोड। तो ये आपके ई एनोड है, और नीचे जो दिया हुआ वो क्या है ई कैथोड। अब कह रहा है आपको इसके सेल विभव का मान ज्ञात करना है, सेल विभव निकालना है। तो सीधा तरीका वही, ई सेल इज इक्वल आपके ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों के मान रख देते हैं बच्चों। तो ई सेल इज इक्वल आपके ई कैथोड का मान देखो क्या दिया हुआ है 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस, और देखो ई एनोड का मान -0.76 वोल्ट दिया हुआ है। अब देखो कोष्टक से पहले माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस और माइनस अंदर में माइनस है तो गुणा हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 76 वोल्ट। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या जाएगा 1.10 वोल्ट आ गया। और कल हमने देखा था डेनियल सेल के सेल विभव का मान कितना होता है 8.10 वोल्ट। जो कैसे आया, उसमें जो हमने दो इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए थे ई एनोड और ई कैथोड, यानी जिंक और कॉपर। तो जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड जो है उन दोनों से हमने ई सेल निकाल लिया, जो आ गया आपके पास 8.10 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, कई बार नॉर्मली क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। ये तो है बच्चों, आप सेल विभव का मापन कर लिया हमने, सेल विभव का मापन कर लिया। अब अपना फॉर्मूला भी देखो ये था, ई सेल इज इक्वल में था आपके ई एनोड सॉरी ई कैथोड ई कैथोड, और माइनस में था आपके ई एनोड। अब आपको सेल विभव ज्ञात करना है तो आप आराम से कैथोड और एनोड के जो मान दिए हुए उनको इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो, लेकिन आपको सेल विभव नहीं दिया, इनमें से किसी इलेक्ट्रोड का मान निकालना है। आपको इलेक्ट्रोड के विभव का मापन करना है, इलेक्ट्रोड के विभव का मापन। अब देखो इलेक्ट्रोड के विभव का मापन इस सूत्र से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ई सेल का मापन करने के लिए ई कैथोड और ई एनोड की वैल्यू चाहिए, वैसे अगर मान लो आपको कैथोड का मान निकालना है तो ई कैथोड अगर आपको ज्ञात करना है तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, ई सेल जो है इस ई सेल में पक्षांतरण की क्रिया में क्या कर दोगे आप एनोड को जोड़ दोगे, ये हो जाएगा। और फिर आपको ई एनोड ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, अपक्षांतरण की क्रिया में ये आपका सूत्र ये बन जाएगा ई कैथोड माइनस में आ जाएगा आपके ई सेल, ये बन जाएगा इनका फॉर्मूला।
ये देखो पक्षांतरण करके ये दोनों के फॉर्मूले बना लिए। लेकिन वो चीज है जैसे इस सेल के लिए ई कैथोड और ई एनोड का मापन आवश्यक है या इन दोनों की वैल्यू आवश्यक है, वैसे अगर इलेक्ट्रॉन का मापन करना है तो सेल विभव तो विभव मापी से माप लेंगे, लेकिन आपको एनोड और कैथोड एक का ज्ञात करना है तो दूसरे इलेक्ट्रोड जो है उस इलेक्ट्रोड का मान भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और वो जो सेल का मापन, सेल विभव का मापन विभव मापी से कर सकते हैं, लेकिन किसी इलेक्ट्रोड विशेष का मापन अगर आपको करना है तो डायरेक्ट मापन नहीं कर सकते। अब जब किसी एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट मापन नहीं कर सकते तो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए फिर क्या करते हैं हम, संदर्भ इलेक्ट्रोड लेते हैं बच्चों। संदर्भ इलेक्ट्रोड मतलब हम जिस इलेक्ट्रोड का आपको मापन करना है उस इलेक्ट्रोड के सापेक्ष एक ऐसे इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान अपने को ज्ञात हो। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड से अपना मीनिंग क्या हो गया, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो, निश्चित हो या ज्ञात हो, और जिसकी सहायता से दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव का मापन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपके संदर्भ इलेक्ट्रोड। तो देखो परिभाषा लिख लेते हैं हम संदर्भ इलेक्ट्रोड की। संदर्भ इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान निश्चित या ज्ञात होता है, या ज्ञात होता है, एवं इसकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड या अज्ञात इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जाता है, उसे संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसे संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। बच्चों एग्जाम्पल के लिए तो हम ले सकते हैं SHE, या आप इसको NHE भी लिख सकते हो। हिंदी में नाम बताऊं तो मानक या साधारण हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक या साधारण हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बच्चों एज ए संदर्भ इलेक्ट्रोड हम काम में ले सकते हैं। और क्यों ले सकते हैं? क्योंकि बच्चों ये जो मानक इलेक्ट्रोड होता है आपके SHE, इस मानक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान ESHE के इलेक्ट्रोड विभव का मान सदैव क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। चाहिए इलेक्ट्रोड एनोड बनाए चाहिए इलेक्ट्रोड कैथोड बनाए, इसकी वैल्यू सेल में 0 ही होती है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। क्लास को रेगुलर देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद, जय हिंद।